हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज़। हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 कंप्लीट कर लिया है और उसकी सारी वीडियोस जो है प्ले लिस्ट में पड़ी है। मैंने उसके लिए सेपरेट प्ले लिस्ट क्रिएट कर दिया है। हमारे चैनल पे आपको सेपरेट प्ले लिस्ट मिलेगा। अब वहाँ से जाके सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाके भी डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो और सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जाके उसको देखें और मल्टीपल रिवाइज करें ताकि एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करो। माइनर एक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम मार्क्स उठा सकते हैं और उसमें से हमें एक भी मार्क्स मिस नहीं करना होता है, इसलिए माइनर एक्ट को बिल्कुल भी आप ना छोड़ें और उसको बिल्कुल भी ना लाइट लें, क्योंकि एक एक नंबर जो है एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और हरियाणा जुडिशरी में एक क्वेश्चन जो है हमारे 4 मार्क्स के होंगे, तो आपको बिल्कुल भी ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन को लाइट नहीं लेना है, मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अब हम रन कर रहे हैं द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918, जिसमें ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसकी लिंक। एंड मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट जाके मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। चैनल पेज पे सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो। फर्दर और सेपरेट प्लेलिस्ट्स भी क्रिएटेड हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एविडेंस एक्ट की, तो आप वो भी जाके एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो, जो हरियाणा जुडिशरी के लिए आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ आज के सेशन के साथ, मैं आपको बता दूँ हम रन कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ हरियाणा जुडिशरी के लिए एक मिनिमल कॉस्ट ऑफ ₹299 पे। तो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जाके ज्वाइन करें और अपने आप को एसेस करें कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट में कम मेहनत करनी है। ये सब हमें बस पता चलता है मॉक टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने से, ठीक है। तो डोंट अज्यूम कि आपकी सब कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट्स जो है काफ़ी अच्छी है। तो जिस सब्जेक्ट में आप काफ़ी अच्छे हो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और जिस सब्जेक्ट में आप कम अच्छे हो तो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करके आप स्कोर कर सकते हो और आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो और प्री क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एक मिनिमल कॉस्ट पर हमने रखा है, जितना हमारा खर्च लगता है बस उतना ही रखा है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अब हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने का। हमारा जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 41, ठीक है। आज हम सेक्शन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे, जो हमें बताता है सेकेंड अपील के बारे में, ठीक है। फर्स्ट अपील हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड अपील के बारे में। तो हमें फर्स्ट क्लॉज बता रहा है, एन अपील शेल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिग्री पास इन अपील बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। यानी कि क्या बताया जा रहा है, कोई भी अपील जो है ना वो लाई कहाँ करेगी, हाई कोर्ट में। सेकेंड अपील कहाँ लाई करेगी, हाई कोर्ट में। हर एक डिग्री से जो भी उस कोर्ट ने पास किया है जो हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट है, यानी कि जो हाई कोर्ट से नीचे है, उसकी जो है सेकेंड अपील हमेशा हाई कोर्ट के पास जाएगी। अब देखेंगे हम किस ग्राउंड पे जाएगी, यानी कि सेकेंड अपील तो जाएगी बट ग्राउंड क्या होगा। तो जो नीचे ग्राउंड मेंशन किए हुए हैं ना, ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसके अंदर जो है अपील जाती है। तो हम देखते हैं ग्राउंड क्या है। जो पहला ग्राउंड है ना वो बता रहा है, द डिसीजन बीइंग कॉन्ट्ररी टू लॉ और टू सम कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि कोई ऐसी डिसीजन दे गई है, ठीक है, जो कि लॉ से ही कॉन्ट्ररी हो रही है। जो लॉ है हमारा, जो लॉ ऑफ लैंड है, उसका ही ये खनन कर रहा है, यानी कि उसका ही वॉयलेशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी डिसीजन दे दी जाती है जो वॉयलेशन कर रहा है लॉ या किसी कस्टम या यूसेज का जो इनफोर्स है, ठीक है, तो कोई भी डिसीजन जो कि कॉन्ट्ररी है लॉ के या किसी कस्टम के या यूसेज का, ठीक है, जो इनफोर्स है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राउंड। सेकेंड ग्राउंड क्या है, द डिसीजन हैविंग फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ और कस्टम और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि जो भी डिसीजन है ना वो फेल हो गया है डिटरमाइन करने के लिए कुछ मटेरियल इशू ऑफ लॉ और कस्टम और यूसेज, जो कि फोर्स में है। यानी कि जो डिसीजन दिया गया है कोर्ट के द्वारा, वो डिसीजन जो है वो फेल हो रहा है डिटरमाइन करने के लिए कोई मटेरियल क्वेश्चन मतलब जो मेन क्वेश्चन है वही डिटरमाइन, जो इशू ऑफ लॉ है ना वही डिटरमाइन करने से वो फेल हो जा रहा है, ठीक है। मेन इशू ऑफ लॉ या कस्टम या यूसेज जो इन्फोर्स है वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो भी ये ग्राउंड है जिसके थ्रू अपील ले जाई जा सकती है। फिर तीसरा ग्राउंड क्या है, सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय CPC 1908।
and by any other law for the time being in force which may possibly have produce error or defect in the decision of the case upon the merits। यानी कि कोई सब्सटेंशियल एरर है या डिफेक्ट है किस चीज़ में, प्रोसीजर में, जो भी सिविल प्रोसीजर कोड 1900 प्रोवाइड कर रहा है ना, उसमें कोई एरर या डिफेक्ट है, या कोई अदर लॉ में भी कोई एरर या डिफेक्ट है जो इन्फोर्स है, जो लॉ इन्फोर्स है, जो कि पॉसिबली जिसका इफेक्ट क्या है, जिसका जो कि पॉसिबली कोई एरर या डिफेक्ट दे रहा है कोई केस के डिसीजन पे। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे भी जो है ना अपील ली जा सकती है। तो पहली चीज़ क्या थी, अगर वो कॉन्ट्ररी था लॉ का, दूसरा वो फेल हो गया है कुछ मटेरियल क्वेश्चन डिसाइड करने में या मटेरियल इशू ऑफ लॉ या कस्टम डिसाइड करने में, या कोई सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट है प्रोसीजर में जो सीपीसी में प्रोवाइड किया गया है या किसी अदर लॉ में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए भी जा सकती है अपील। अब इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी है जो बता रहा है क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ अ कस्टम यूसेज शैल बी डीम्ड टू बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि क्या बता रहा है, जो क्वेश्चन है ना किस चीज़ से रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस या वैलिडिटी से, किस चीज़ का, किसी कस्टम या यूसेज का, तो वो माना जाएगा वो क्या है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा। ठीक है, किस चीज़ को क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा, कोई भी क्वेश्चन जो रिलेटेड है एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी से, किसी कस्टम या यूसेज को, तो माना जाएगा क्या है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है इस सेक्शन के मीनिंग के अंदर। ठीक है, फिर सेकेंड क्लॉज इसमें बता रहा है एन अपील में लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपीलेट डिक्री पास्ड एक्स पार्टे। यानी कि कोई जो है अपीलेट डिक्री पास हुई है एक्स पार्टे। ठीक है, एक्स पार्टे डिक्री क्या होती है, एक पार्टी के प्रेजेंस में जब डिसीजन दे दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्स पार्टे डिक्री। तो ठीक है, अपील लाई हो सकती है एक्स पार्टे डिक्री के अगेंस्ट भी। ठीक है, अगर एक्स पार्टे डिक्री भी पास हुई है ना तो उसके अगेंस्ट भी अपील लाई कर जाएगी। ठीक है, किसी अपीलेट डिक्री से, डिक्री ने कोई अपीलेट डिक्री पास हुई एक्स पार्टी नेचर की है, उससे भी अपील जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 41। अब है सेक्शन नंबर 42 जो बता रहा है सेकेंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, सेकेंड अपील के बारे में बता रहा है ऑन नो अदर ग्राउंड। अब जो ग्राउंड ऊपर मेंशन है ना, बस वही ग्राउंड है जिसमें अपील जाएगी, बाकी और कोई अदर ग्राउंड नहीं है जिसमें अपील जा सकती है। तो क्या बोल रहा है मैं सेक्शन नंबर 42, ये हमें बता रहा है नो सेकेंड अपील शेल लाई एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 41। यानी कि जो सेक्शन 41 में ग्राउंड्स दिए गए 3 ग्राउंड्स, बस उसमें ही सेकेंड अपील जा सकती है, अदर देन दिस किसी में सेकेंड अपील नहीं जाएगी। अब सेकेंड क्लॉज क्या बोल रहा है, नो सेकेंड अपील शेल लाई इन एनी सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज व्हेन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 3000 रुपीज़। यानी कि सेकेंड अपील नहीं लाई करेगी किसी भी सूट में जो कि कॉग्निजेबल है स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा, और जहां अमाउंट जो है ना सब्जेक्ट मैटर का 3000 से ज़्यादा नहीं होगा। अमाउंट क्या है सब्जेक्ट मैटर का, 3000 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला क्लॉज जो बता रहा था वो बता रहा था बस 41 में जो ग्राउंड है उसमें ही सेकेंड अपील दी जा सकती है, उसके अदर देन दैट किसी में सेकेंड अपील नहीं जाएगी। और फिर 42 का जो सेकेंड क्लॉज था वो क्या बता रहा था, नो सेकेंड अपील शेल लाई इन एनी सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। यानी कि कोई भी जो सूट है जो कॉग्निजेबल है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के द्वारा, उससे कोई भी सेकेंड अपील नहीं जाती है जब जो है सूट का वैल्यू 3000 तक है। ठीक है, 3000 से एक्सीड नहीं करेगा तो उससे कोई सेकेंड अपील नहीं जाएगी, और वो कॉग्निजेबल किसके द्वारा है, स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 42। अब जो है सेक्शन नंबर 43 हमारा रिपील्ड हो गया ऑलरेडी, तो हम डायरेक्ट आएंगे सेक्शन नंबर 44 की तरफ, जो कि हमें बात कर रहा है रिवीजन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या बताता है, तो हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू, एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स टू हैव एक्सरसाइज अ jurisdiction not vested in it by law, or to have failed to exercise jurisdiction so vested, or to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, the High Court may make such order in the case as it thinks fit। यानी कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हाई कोर्ट है ना वो क्या करेगा, हाई कोर्ट कॉल करेगा
रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, किसी भी केस में, जो कि डिसाइड कौन किया है, कोई भी कोर्ट जो सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट से, यानी कि हाई कोर्ट के नीचे है, ठीक है। हाई कोर्ट के नीचे कौन कौन होता है, सेशन कोर्ट हो गया हमारा, सीजेएम का कोर्ट हो गया, फिर हो गया हमारा चीफ जुडिशियल सीनियर डिवीज़न और चीफ जस्ट सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंड सिविल जज सीनियर डिवीज़न, ये सारे हमारे सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट होते हैं। तो अगर इसके कोई भी हाई कोर्ट के नीचे जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो उससे कॉल कर सकता है रिकॉर्ड के लिए वैसे केसेस के जो भी डिसाइड किया गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा और जिसमें कि कोई अपील नहीं लाई हुई है, ठीक है। और अगर वैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट को अपीयर होता है कि ऐसा अपीयर होता है कि वैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ना जूरिसडिक्शन नहीं था जो उसने वेस्ट किया है, ठीक है। तो यानी कि उसने जो जूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर लिया ना वो उसके पास वेस्ट ही नहीं करा था। टू हैव एक्सरसाइज अ जूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा उसके पास वो जूरिसडिक्शन ही नहीं था जिसने जैसे कि को उसने एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, वैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने। या तो क्या किया है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज अ जुरिसडिक्शन सो वेस्टेड, यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन दिया गया था वो एक्सरसाइज करना ही वो फेल हो गया, एक्सरसाइज ही नहीं कर पाया है, ठीक है। और थर्ड है, टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटी। और क्या बोल रहा है तीसरा नंबर में कि उसने एक्ट किया है उस जुरिसडिक्शन के एक्सरसाइज में इलीगली और मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ, यानी कि इलीगली एक्ट किया है या तो कुछ मटेरियल चीज़ का ही वायलेशन किया है, ठीक है। तो इन तीनों केस में जो है ना रिवीजन लाई कर सकती है। हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, तो हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर इसमें दे देगा जो भी उसको सही लगता है। हाई कोर्ट रिकॉर्ड के लिए कॉल करेगा जब उसको लगता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं थी और उसने एक्सरसाइज कर दिया, या तो उसके पास जुरिसडिक्शन थी फिर भी उसने एक्सरसाइज नहीं किया, या तो उसने इलीगली या मटेरियल इरेगुलरिटी किया है, इलीगली एक्ट किया है या मटेरियल कुछ वायलेशन किया है, तो ठीक है। तो इन तीनों केस में माना जाएगा कि उसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं था, वो इन तीनों केस में वो रिवीजन ले सकता है, ठीक है। इन तीनों केस में वो रिवीजन ले सकता है और हाई कोर्ट ऑर्डर बना सकता है जो भी उसको सही लगता है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 44 जो रिवीजन के बारे में बात कर रहा था। अब सेक्शन नंबर 44A पे आएंगे जो कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, तो फर्स्ट क्लॉज है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एन अपील अंडर सेक्शन 41 ऑफ दिस पार्ट shall be 90 days from the date of the decree appealed against, यानी कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना अपील के लिए सेक्शन नंबर 41 के अंदर इस पार्ट के, वो है 90 डेज। किस दिन से, जिस दिन से डिक्री पास हुई है जिसके अगेंस्ट अपील की जा रही है, यानी कि अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमारा क्या हो गया, वो टाइम जिस टाइम के अंदर अंदर हमें अपील फाइल कर देनी है। तो अपील फाइल करने का टाइम कितना दिया है, 90 डेज दिया है। और वो किस दिन से, जिस दिन से वो डिक्री पास हुई है जिसके अगेंस्ट अपील करना है, तो इतना ही टाइम है हमारे पास अपील करने के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चांस है कि क्वेश्चन बने, क्योंकि जहाँ पे भी टाइम लाइन्स दिया रहता है ना उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत चांसेस होती है आने की, ठीक है। मैंने CBI APP का भी जब मैं ले रही थी ना सेशन, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बोले थे जो डायरेक्ट आपके आ गए हैं, ठीक है। मैं जहाँ पे पॉइंट आउट करती हूँ उस पर वो ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड क्लॉज क्या बता रहा है, इन कंप्यूटिंग दिस पीरियड एंड इन ऑल रिस्पेक्ट नॉट हियर इन स्पेसिफाइड द लिमिटेशन ऑफ एन अपील अंडर द सेड सेक्शन shall be deemed to be governed by the provision of Indian Limitation Act of 1908। अब ये जो 90 डेज का पीरियड हम कंप्यूट करेंगे ना, ठीक है, वो कैसे करेंगे वो दिया है सबसेक्शन 2। तो यहाँ क्या बता रहा है, जब भी हम पीरियड जो है कंप्यूट करेंगे इन ऑल रिस्पेक्ट नॉट हियर इन मेंशन्ड, तो द लिमिटेशन ऑफ एन अपील अंडर द सेट सेक्शन शैल बी डीम टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन, यानी कि जब कंप्यूट करेंगे ना तो कैसे वो गवर्न होगा, वो गवर्न होगा इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 के प्रोविजन से वो गवर्न होगा जब भी पीरियड कंप्यूट करेंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। जो यहाँ मेंशन नहीं किया है, स्पेसिफाइड नहीं किया है, ठीक है, तो वो कैसे कंप्यूट करेंगे, इंडियन लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये था हमारा 44A। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के पास जो कि है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 हमें सप्लीमेंटल प्रोविजंस के बारे में बता रहा है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है ना ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में, प्रोविजंस के बारे में बता रहा है। ये सारे प्रोविजन हमें सप्लीमेंट करते हैं इस एक्ट को, द पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सेक्शन क्या बताता है। ये पहला सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 45, ये हमें बता रहा है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, किस मोड पे हम कन्फर करेंगे पावर, ठीक है।
except as otherwise provided in this part, any power that may be conferred by High Court on any person under this part may be conferred on such person either by name or by virtue of his office। यानी कि अगर कुछ अदरवाइज प्रोवाइडेड किया गया है इस पार्ट में तो वो फॉलो करेंगे, नहीं तो कोई भी पावर जो कन्फर किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, किसी पर्सन पे इस पार्ट के अंदर, ठीक है, तो वो कन्फर किया जाएगा उस पर्सन पे या तो उसके नाम के थ्रू या उसके ऑफिस के वर्चू के थ्रू, ठीक है। अगर हाई कोर्ट ने किसी पर्सन को कोई पावर कन्फर किया है तो वो कैसे होगा कन्फर, या तो उसके नाम के थ्रू होगा या तो उसके ऑफिस के थ्रू, जो भी बाय वर्चू ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। ये सिंपली है। अब जो है हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 46। ये क्या बता रहा है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ पावर ऑफ ऑफिसर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, ऑफिसर्स के पावर का कंटिन्यूएशन। तो क्या बता रहा है, वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड विथ एनी पावर अंडर दिस पार्ट थ्रू आउट एनी लोकल एरिया इज ट्रांसफर और पोस्टेड एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम टू एन इक्वल और हायर ऑफिस ऑफ द सेम नेचर within a local area, he shall, unless the High Court otherwise direct or has otherwise directed, exercise the same power in the local area to which he is so transfer or posted। तो जहाँ कोई पर्सन जिसने होल्ड किया है कोई ऑफिस गवर्नमेंट के सर्विस के अंदर, ठीक है, जिसको इन्वेस्ट किया गया था पावर के साथ इस पार्ट के अंदर जो पावर दिया गया है उसको इन्वेस्ट किया गया था उस पावर के साथ, ठीक है, थ्रू आउट एनी लोकल एरिया, सारे वो पूरे लोकल एरिया के लिए, ठीक है, जहां उसको ट्रांसफ़र किया गया या पोस्ट किया गया किसी सब्सिक्वेंट टाइम यानी कि किसी बाद के टाइम के लिए और किसी इक्वल या हायर ऑफिस के लिए उस सेम नेचर के, ठीक है, उसी लोकल किसी लोकल एरिया में, ठीक है। तो क्या करेगा, ही शैल अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक हाई कोर्ट को कुछ अदरवाइज डायरेक्ट नहीं करेगा ना, या उसने ऑलरेडी डायरेक्ट नहीं कर दिया है ना, तो वो एक्सरसाइज करेगा सेम पावर उस लोकल एरिया में जिससे उसको ट्रांसफ़र किया गया है या पोस्ट किया गया था, जो वहाँ पे था वही सेम पावर होगा उसका। यानी कि कोई भी पर्सन अगर होल्ड कर रहा है कोई ऑफिस गवर्नमेंट के सर्विस के अंदर और उसको कुछ पावर दिया गया है उस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इस पार्ट के अंदर किसी लोकल एरिया में अपने सर्विस परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ पावर दिया गया है, ठीक है, और वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसका या उसको पोस्ट किया जाता है किसी सब्सिक्वेंट या किसी दूसरे जगह पे इक्वल या हायर ऑफिस में, बराबर के ऑफिस में या उसके ऊपर पोजीशन में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो पोजीशन उसके सेम नेचर का है, जहाँ पहले जैसा नेचर था ना ऑफिस का वैसा ही नेचर का है, ठीक है, और वो लोकल एरिया है, जैसा पहले लोकल एरिया था ना उसी के जैसा लोकल एरिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जब तक हाई कोर्ट ने कुछ अदरवाइज डायरेक्ट नहीं किया हो या ऑलरेडी डायरेक्ट नहीं किया हो या कुछ और डायरेक्ट नहीं कर रहा हो, तो वैसा पर्सन जो है ना वो एक्सरसाइज करेगा सेम पावर जो उसको प्रीवियस लोकल एरिया में था, वही सेम पावर होगा जहां वो ट्रांसफ़र किया जाएगा या पोस्ट किया जाएगा सब्सिक्वेंटली। तो इसीलिए बोला जा रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ पावर ऑफ ऑफिस, सेक्शन नंबर 46, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन जो है 46A है, ये हमें बताता है प्रोविज़न रिगार्डिंग पिटीशन राइटर के बारे में, यानी कि इसके बारे में प्रोविज़न रिगार्डिंग पिटीशन राइटर। तो क्या बोल रहा है, द हाई कोर्ट, ठीक है, मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट एंड एनी अदर इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। यानी कि जो हाई कोर्ट है ना वो क्या करेगा, वो रूल्स बनाएगा जो कि इस एक्ट से कंसिस्टेंट होंगे या किसी अदर एक्टमेंट से कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है, उस टाइम के लिए जब तक वो फोर्स है, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है रूल बना सकता है इस एक्ट के अंदर जो कंसिस्टेंट होंगे इस एक्ट के लिए। और वो क्या किस चीज़ के रिगार्डिंग रूल बनाएगा, डिक्लेयरिंग व्हाट पर्सन शैल बी परमिटेड टू एक्ट एज पिटीशन राइटर इन द कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू। यानी कि क्या डिक्लेयर करेगा, कौन से पर्सन जो है उनको परमिट किया जाएगा कि वो एक्ट करे एज अ पिटीशन राइटर कोर्ट में जो कि उससे सबऑर्डिनेट है, जो उससे नीचे है। यानी कि वो डिक्लेयर करेगा कि कैसा पर्सन है, कौन पर्सन है जो जिसको परमिट किया जाएगा कि वो पिटीशन राइटर की तरह काम करे उस कोर्ट में जो उससे सबऑर्डिनेट है, जो उससे नीचे है। दूसरी चीज़ क्या है, वो इसलिए रूल बना सकता है ताकि रेगुलेट करे लाइसेंस का इशू ऑफ लाइसेंस वैसे पर्सन को और कंडक्ट ऑफ बिजनेस उसके द्वारा, ठीक है, एंड द स्केल ऑफ फीस टू बी चार्ज बाय देम,
और वैसे फीस जो कि उनके द्वारा चार्ज किया जा रहा है, इन सब से रिगार्डिंग भी रूल बनाएगा। फिर सी है डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी बाय विच ब्रीचेज ऑफ सच रूल शैल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द पेनल्टी विच में बी इम्पोज। तो डिटरमाइन करेगा अथॉरिटी जिसके थ्रू ब्रीच जो हो रहा है ना रूल का, जो खंडन हो रहा है रूल का, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। कौन सी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करेगी और पेनल्टी इम्पोज करेगी, ये सब भी हाई कोर्ट डिटरमाइन करता है रूल बना के। तो यहाँ 3 चीज़ें दे रखी हैं स्पेसिफिकली कि हाई कोर्ट जो है ना ये तीनों चीज़ रूल मेकिंग पावर के अंदर रूल बना सकता है। तो सबसे पहला जो है डिक्लेयर कर सकता है कि कौन पर्सन को परमिट किया जाएगा एज अ पिटीशन राइटर कोर्ट में, वैसे कोर्ट में जो उसके नीचे है, सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है, वो लाइसेंस जो इशू किया जाता है ना उसको रेगुलेट कर सकता है, वैसे पर्सन को जिसको भी लाइसेंस इशू करना है, और जो बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है उसको भी उनके द्वारा, और जो उनका फीस होगा जो उनको चार्ज किया जाएगा उन सब के रिगार्डिंग भी रूल बना सकता है। फिर डिटरमाइन कर सकता है अथॉरिटी और ब्रीच कर अथॉरिटी जिसके द्वारा रूल ब्रीच करने पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए या पेनल्टी इम्पोज किया जाए, ये सारे रिगार्डिंग भी हाई कोर्ट ही रूल बना सकता है। किसके अंदर, सेक्शन नंबर 46A के अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है ये हमें बता रहा है 47, ये बता रहा है कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज के बारे में। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज की कंट्रोल कौन करता है, तो सब्जेक्ट टू सच जनरल ऑर्डर एज मे बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द हाई कोर्ट शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डेज टू बी ऑब्जर्व इन ईच ईयर एज अ हॉलीडे इन सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू, यानी कि जनरल ऑर्डर को सब्जेक्टेड रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो कि जनरल ऑर्डर किसने बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वैसे उसको सब्जेक्ट रखते हुए जो भी जनरल ऑर्डर ना स्टेट गवर्नमेंट ने मेड किया है उसको सब्जेक्ट रखते हुए, सब्जेक्टेड उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी हाई कोर्ट है ना वो प्रिपेयर करेंगे एक लिस्ट ऑफ हॉलीडेज जो कि ऑब्जर्व किया जाएगा हर एक साल एज अ हॉलीडे इन सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू, यानी कि हाई कोर्ट जो है ना वो लिस्ट प्रिपेयर करेगी पूरे साल के लिए, एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी जिसमें बताएगी कि कौन कौन से दिन जो है ना हॉलीडेज होंगे सिविल कोर्ट के लिए जो सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट से, यानी कि हाई कोर्ट से जो भी नीचे उन सब कोर्ट के लिए कौन कौन सा दिन पूरे साल में जो है हॉलीडे रहेगा, ठीक है। दूसरा क्लॉज बोल रहा है एवरी सच लिस्ट शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट, यानी कि जितने भी ये सारे लिस्ट जो हाई कोर्ट बनाएगी ना, हाई कोर्ट प्रिपेयर करेगी, ये सारे जो है ना ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएंगे। ये है हमारा सेक्शन नंबर 47 सिंपली। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 47A और ये हमें बताता है प्रोविजंस रिगार्डिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के बारे में, यानी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सारे प्रोविजंस जो कि किसके रिगार्डिंग है, वैसे सारे प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग है जो पेंडिंग है, यानी कि जितने भी सूट्स होते हैं, अपील होते हैं, सूट्स होते हैं, अपील होता है, रिवीजन होता है, एप्लीकेशन, रिव्यू, एग्जीक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर whether civil or criminal pending in a chief court of Punjab shall be continued or concluded in a high court of judicature at Lahore as if the same had been had in such high court, and the high court of judicature at Lahore shall have the same jurisdiction in relation to all such suit, appeal, revision, review, execution, application and other proceeding as if the same had been commenced and continued in such high कोर्ट, यानी कि जितने भी सूट्स, ठीक है, जितने भी सूट्स होते हैं, अपील होते हैं, रिवीजन होता है, एप्लीकेशन होता है, रिव्यू होता है, एग्जीक्यूशन होता है और कोई भी अदर प्रोसीडिंग्स होता है इनके अलावा, ठीक है, ठीक है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, ठीक है, किसी भी नेचर के हो सकता है सिविल या क्रिमिनल, और वो पेंडिंग कहाँ है, वो चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब के पास पेंडिंग है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू होगा, ठीक है, या कंक्लूड हो जाएगा, या तो कंटिन्यू कर दिया जाएगा या कंक्लूड कर दिया जाएगा हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट लाहौर के द्वारा, और वो क्या क्या माना जाएगा, एज इफ हैड द सेम हैड बीन हैड इन सच हाई कोर्ट, और वो माना जाएगा कि वो वैसे ही हाई कोर्ट में हुआ है कंक्लूड या कंटिन्यू, ठीक है, जो जहाँ पे वो पेंडिंग था, ठीक है। तो जहाँ चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब में जहाँ पेंडिंग था तो और कंटिन्यू कंक्लूड हो गया था हाई कोर्ट
ऑफ जुडिकेचर एट लाहौर के द्वारा, बट वो माना जाएगा कि वो सेम हाई कोर्ट ने कंटिन्यू या कंक्लूड किया है। और जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट लाहौर है ना, उसके पास सेम जुरिस्डिक्शन होगा इन रिलेशन टू वैसे सूट, अपील, रिवीजन, रिव्यू, एग्जीक्यूशन, अप्लीकेशन, अदर प्रोसीडिंग्स जो कि कमेंस या कंटिन्यू हुए हैं उस हाई कोर्ट के द्वारा, यानी कि उसको सेम जुरिस्डिक्शन दे दिया जाएगा इन सारे पर्पस के लिए, ठीक है। और वो किससे रिलेटेड है याद, इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखने के लिए, सारे सूट्स, अपील, रिवीजन, रिव्यू, अप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन, अदर प्रोसीडिंग सब कुछ कवर हो रहा है, चाहे वो सिविल में हो, क्रिमिनल में हो। वो कौन कंक्लूड कर देगा या कंटिन्यू करेगा, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट लाहौर, उसके पास सेम जुरिस्डिक्शन होगा उस कोर्ट का जहाँ पे वो पेंडिंग था, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें याद करने लायक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है सेक्शन नंबर 49। ये हमें बता रहा है अमेंडमेंट ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट एंड द इंडियन कोर्ट फीस एक्ट के बारे में, ठीक है। इन सब तीन जो एक्ट या मेंशन किए गए हैं, इन सारे चीज़ों में अमेंडमेंट के बारे में ये बात कर रहा है। किसमें किसमें, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट एंड द इंडियन कोर्ट फीस एक्ट। सेक्शन नंबर 49 में जो है क्लॉज ए में हमें बता रहा है, इन सेक्शन 117 क्लॉज 2 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 क्लॉज सी सबऑर्डिनेट जज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर डिस्ट्रिक्ट जज एंड क्लॉज डी एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर डिविजनल कोर्ट। यानी कि सेक्शन नंबर 117 क्लॉज 2 जो है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 का, वहाँ क्लॉज सी में जो है डिस्ट्रिक्ट जज की जगह आ गया है सबऑर्डिनेट जजेस, यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट जज था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है सबऑर्डिनेट जजेस से, ठीक है। फिर क्लॉज डी और ई में ना डिविजनल कोर्ट के बारे में था, वहाँ पे उसको चेंज करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर डिविजनल कोर्ट, यानी कि पहले डिविजनल कोर्ट था अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लिया गया है। दूसरा है जो इन सेक्शन 99(1) ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर डिविजनल जज, यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट जज था 99 क्लॉज 1 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और अब वहाँ सब्स्टिट्यूट होके क्या हो गया है, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया है, ठीक है। फिर क्लॉज सी जो है वह बता रहा है सेक्शन नंबर 7 क्लॉज 5 सब क्लॉज बी में इंडियन कोर्ट फीस एक्ट 1870 के वर्ड जो 5 था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वर्ड 10 से, ठीक है। तो यहाँ 3 अमेंडमेंट के बारे में बात हुई है। तो सबसे पहला जो है पंजाब लैंड रेवेन्यू कोर्ट में जो सेक्शन नंबर 117 क्लॉज 2 में था, उसके क्लॉज सी में सबऑर्डिनेट जज को ला दिया गया है जो जहाँ की पहले यूज़ किया जाता था डिस्ट्रिक्ट जज, और क्लॉज डी और ई में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ला दिया गया जहाँ पहले यूज़ होता था हमारा डिविजनल कोर्ट। फिर वैसे ही क्लॉज बी में हमें पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 के बारे में बात कर रहा है जहाँ की डिविजनल जज की जगह हमारा बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में, ठीक है। फिर क्लॉज सी में जो है वहाँ पे इंडियन कोर्ट फीस एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में बता कर रहा है और जहाँ पे बोल रहा है कि जो वर्ड 5 के जगह जो है ना वर्ड 10 हो गया है अब, ठीक है। तो अब 5 नहीं है, अब वर्ड 10 यूज़ किया जाएगा कहाँ पे, 7 क्लॉज 5 क्लॉज सब क्लॉज बी में। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन नंबर 50 जो हमारा सेकेंड लास्ट सेक्शन है आज के सेशन का। ये हमें बता रहा है अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन पंजाब जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑफ 1898 के बारे में, यानी कि किस चीज़ का अमेंडमेंट के बारे में, जो डिस्ट्रिक्ट जज का डेफिनेशन है ना इन पंजाब जनरल क्लॉज एक्ट ऑफ 1898 का, उसके डेफिनेशन में अमेंडमेंट के बारे में। तो फॉर द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 15 ऑफ पंजाब जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑफ 1898 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो जहाँ जो था ना डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट जज का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 15 का, वहाँ नीचे की लाइन जो है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। यहाँ क्या दिया है, डिस्ट्रिक्ट जज शैल मीन द जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को क्या बोलेंगे, जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट जज क्या हो जाएगा, जजेस ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। लेकिन क्या बोल रहा है, ये इंक्लूड नहीं करेगा हाई कोर्ट को इन द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या होगा, जज जो कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के होते हैं, लेकिन उसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा, हाई कोर्ट।
जो एक्सरसाइज करते हैं अपना ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा, हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब हम आएंगे आज के लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन नंबर 51। ये हमें क्या बता रहा है, ये रेफरेंस इन एक्सरसाइज एंड इन एग्जिस्टिंग इनेक्टमेंट टू चीफ कोर्ट, यानी कि ये रेफरेंस के बारे में बता रहा है एग्जिस्टिंग इनेक्टमेंट से रिलेटेड, जो कि चीफ कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन एवरी इनेक्टमेंट नाउ इन फोर्स एंड एवरी अपॉइंटमेंट ऑर्डर रूल बाय लॉ नोटिफिकेशन और फॉर्म made or issued thereunder, all references to Chief Court of Punjab shall be construed when necessary as referring to a High Court of Judicature, ठीक है, at Lahore until the 15th day of August 1947 from the date and before the commencement of the Constitution as referring to the High Court of East Punjab, and after the commencement of the Constitution as referring to the High Court of Punjab until the 31st day of October 1966 and thereafter as referring to the High Court of Punjab and Haryana। तो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि आज के डेट पे इसकी ज़्यादा रेलिवेंसी नहीं है। तो अभी देख लेते हैं कि इन एवरी इनेक्टमेंट जो आज के डेट पे इन्फोर्स है, और सारे अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स रूल बाय लॉज और नोटिफिकेशन या फॉर्म जो भी इशूड होते हैं ना, तो वो किसको, और सारे रेफरेंस जो भी चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब को मेड किए जाते हैं, वो कैसा कंस्ट्रूड किया जाएगा, वो कंस्ट्रूड किया जाएगा कि वो नेसेसरी है रेफर करने को हाई कोर्ट को, जो जुडिकेचर एट लाहौर है, ठीक है। तो बस इतना ही, बाकी कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है नहीं। वैसे ये सेक्शन आप छोड़ भी सकते हैं, बट जितना मैंने बताया उतना देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सेक्शंस पूरे कंप्लीट होते हैं। जो शेड्यूल दिया है ना, शेड्यूल इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बता रहा है एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल और ये सारी चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें आपको आने लायक कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम थोड़ी सी जो आगे की पार्ट है वो देख लेते हैं। ये 2019 में अमेंडमेंट हुई थी इस एक्ट में, और बहुत ही माइनर सा चेंज किया गया है, जो कि छोटा सा चेंज यहाँ पे यही है कि जो सीनियर डिवीज़न कैडर है ना, उसकी जगह इन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीज़न लिख दिया, और जो जूनियर डिवीज़न सीनियर डिवीज़न कैडर की जगह सिविल जज सीनियर डिवीज़न, और सिविल जज जूनियर डिवीज़न कैडर की जगह सिविल जज जूनियर डिवीज़न। बस ये चेंजेस किए गए थे 2019 में, ठीक है। और जो क्लासेस ऑफ कोर्ट थे सेक्शन नंबर 19 में, तो विसाइड ऑल सच स्मॉल कोर्ट कोड established under Provincial Small Court Act of 1887 and the court established under any enactment for the time being in force, there shall be following classes of civil court namely। तो यहाँ पे भी जो फॉलोइंग क्लासेस है इसमें भी चेंजेस कर दिए हैं। कैडर हटा दिया गया, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सिविल जज सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न कैडर हटा दिया गया है, ठीक है। 18 में भी हटा दिया गया है। एंड देन जो ऊपर के सेक्शन थे हमारे, सेक्शन नंबर 1 तो ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट का नाम है, एंड 2 में जो थे कैडर का नाम हटा दिया गया है, ठीक है। ये तो सारे अमेंडमेंट एक्ट में होता है। हरियाणा जैसे पंजाब कोर्ट हरियाणा अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, तो वो तो सारे नाम ही होता है ना फर्स्ट में। सेकेंड में जो हमारा चेंज हुआ है, तो बस यही सिंपल चेंज है 2019 के अमेंडमेंट से, और यही आखिरी अमेंडमेंट था इस एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 भी कंप्लीट होता है। हमने ऑलरेडी हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट 1973 कंप्लीट कर दिया। दोनों की वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, एंड उसको मल्टीपल रिवाइज करिएगा बिफोर द एग्जामिनेशन टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर्स। मैंने बहुत मेहनत की है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। और आपके लिए हमेशा फ्री ही क्लास होगा, मैं फ्री ही क्लास लेकर आऊँगी, सारे सब्जेक्ट पूरे कवर करूँगी एज प्रॉमिस। और इसके बाद मैं इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट लेने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू।